हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज के एम एस सर। आपका नीट का एग्जामिनेशन हो चुका है, होपफुली अच्छा हुआ होगा। और उस एग्जामिनेशन के अंदर हम केमिस्ट्री की आपको आंसर की बताएंगे और आंसर की के साथ जहां रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आपने किया होगा उसका सॉल्यूशन भी आपको बताते चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 51 से यहाँ से आपका केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका कि मैच करना है आपको जो हमारे पास लिखा हुआ है एथीन, एथीन और कार्बन मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में डी एथाइन। इसमें वो कह रहा है, तो अगर हम देखें कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो एथेन की आप संरचना जानते हैं। एथेन की संरचना होती है सी, यानी फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने आपको बता रखा होगा, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा और दो पाई। इस तरीके से अगर आंसर को देखा जाए तो देखो एथेन के अंदर एक सिग्मा होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो आंसर है ऑप्शन है वो मैच करोगे तो ए का हो जाएगा आपका ए वन सिग्मा बॉन्ड, यानी ए का थर्ड हो जाएगा। कुल मिला के आंसर अगर आप मैच करो तो आपका ये थर्ड हो जाएगा, आंसर जो है वो आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन का बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बार बार इसको रिकमेंड करता हूं आपको कि भाई जितना केएच का जो मान है, हेनरी कांस्टेंट जो होता है, हेनरी नियतांक होता है, उसका मान जितना कम होगा सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता उतनी ज्यादा होगी। तो इसके अंदर तीन चीजें दे रखी हैं हमें, ए बी सी, और इसमें ए का जो मान दे रखा है केएच का, हेनरी कांस्टेंट का, वो 145 है। बी का मान 2 गुना 10 की पावर -5 है, यानी माइनस की वैल्यू है वो तो सबसे कम होगी, और सी का मान दे रखा है 35। तो अब मुझे बताओ केएच का मान जितना कम होता है विलेयता यानी सोल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर केएच का जो मान है वो सबसे कम किस में है, यानी जिसमें माइनस की वैल्यू है 2 गुना 10 की पावर -5, मतलब बी। बी जो होगा वो सबसे कम होगा, और जिसके अंदर दिखा है हमारे बी जो है, मतलब बी का जो केएच का मान है वो सबसे कम होगा, तो सोल्यूबिलिटी बी की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, 35 वाला है। उसके बाद ये इसका नंबर आ जाएगा, यानी कि आपका सी का, और उसके बाद अगर ए का मान देखें की वैल्यू देखें तो वो 145 है, 145 है। और केएच का मान जितना ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी उसकी सबसे कम होगी, यानी ए की सोल्यूबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इस तरीके से आपका बी सबसे ज्यादा होगा, फिर सी, फिर ए, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2। आगे चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 53। ये भी एक इजी क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट। यहाँ पे दिए फॉलो ऑर्डर करना है इनका, और किस तरीके से आपको देखना है कि इनका जो ये ऑर्डर दे रखा है हमें, और स्टेटमेंट भी लिख रखा है, पढ़ ले ध्यान से। इसके अंदर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में 54 में इसके अंदर पूछ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है। भाई देखिए, मैं इस ए को देखो, आप पहले ऑप्शन को ही नजर डालो अगर, तो इसमें NO2 लिख रहा है और नीचे बिल्कुल इसके नीचे OH लिख रहा है। ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग दोनों पास पास है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और ये एग्जाम्पल बार बार आपको लिखाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको अवश्य लिखाया गया होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही। अगला क्वेश्चन नंबर 55। इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास, फिर से ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये भी पढ़ाया गया है आपको, हेलो एल्केन के अंदर बार बार बताया गया है। इसके अंदर लिखा है एनपेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आइसोपेंटेन का होगा, फिर उसके बाद न्यूपेंटेन का, और इसके बाद स्टेटमेंट भी है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाते हैं। जैसे जैसे चेन बढ़ती है तो चेन बढ़ने के साथ साथ आपके जो पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से वो बॉइलिंग पॉइंट चेन बढ़ने पर आपके बढ़ने लगते हैं, और ब्रांच बढ़ती है तो वो घटने लगते हैं। इसका मतलब हो गया आपके सब जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही आपके करेक्ट हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद 56 की। 56 के अंदर वो कह रहा है कि SN1 रिएक्शन कौन देगा। देखिए SN1 का जो ऑर्डर होता है, तो SN1 सबसे ज्यादा आसानी से आपके कौन देता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा देता है। तो इसके अंदर अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 4 को, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखो जिस कार्बन जो है वो कार्बन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उसकी डिग्री ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, कहने का मतलब ये है। और आपका इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा 4 यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि ल्यूकास रेजेंट कौन आपका तुरंत देगा, इमीडिएटली देने वाला है, आसानी से देने वाला है। देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर 4 पे गौर करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो अल्कोहल है वो टर्शरी अल्कोहल है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। और एनसीईआरटी में ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि जो आपका ल्यूकास रेजेंट होता है, जो टेस्ट होता है, ये 3 डिग्री सबसे पहले देते हैं, तुरंत दे देते हैं। मैंने भी आपको लिखवा रखा है नोट्स में कि 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत आपका ल्यूकास टेस्ट देंगे, फिर 2 डिग्री देते हैं, और जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, वो या तो नहीं देते, बहुत लेट देते हैं। टर्शरी सबसे पहले दे देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये ज्यादा स्टेबल भी होता है। अगला क्वेश्चन है 58, आप इसको सोल्व करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन आ गया फिर से, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 250। आगे चले इसके बाद 59 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बताइए। ये क्वेश्चन देखो है तो इजी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा दे दिया गया है यहाँ पे घुमाओ, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई लिथियम से ज्यादा होती है। देखो आपको ऐसा लगता है कि आप एटॉमिक नंबर के आधार पे सोच सकते हैं, एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा जो वास्तविकता है वो यहाँ पे ये है कि बेरिलियम की ज्यादा होगी, क्योंकि बेरिलियम जो होता है 1:2:2 इस तरीके से, यानी कि उसका फुल सबसेल होता है, और जहां फुल सबसेल होता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो आंसर होगा आपका वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो आपसे पूछ रहा है स्टेबल कार्ब कैटायन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जीओसी का। इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन 4 पे जाओ सीधा सीधा, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि भाई आपके पास जो कार्ब कैटायन बनेगा वो 1 2 3 इस तरीके से तीन कार, जो मतलब आपके पास जो CH3 है वो जिस कार्बन से देखो कनेक्ट है, वो इस तरीके से वो कार्ब कैटायन जो है वो 3 डिग्री है, और कार्ब कैटायन का जो स्टेबिलिटी होती है वो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री की होती है, फिर 3 डिग्री की होती है। ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स से आ गया है ये क्वेश्चन, और इसको आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, मैंने भी आपको बता रखा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि भाई रेट कांस्टेंट जो है वो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसका आंसर 4 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 62 में भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है कि एनिलीन जो है वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, और स्टेटमेंट सेकंड में लिखा हुआ है कि एनिलीन जो है वो आपका प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के द्वारा। देखो दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज करेक्ट। चलिए ट्रू। आगे चलते हैं इसके बाद 63। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, 10th क्लास का 9th क्लास का बच्चा भी जानता होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है आपकी ऑक्सीजन की, उसके बाद होती है नाइट्रोजन की। मतलब मैंने आपको बार बार एक टेक्निक बता रखी है इसके अंदर फोन्स, तो इसका मतलब देख सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, यानी कि आपका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो एक क्वेश्चन है, मैंने आपको सोल्व करा रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और ये एक दिन पहले भी मैंने आपको बच्चों को बताया था जो मेरे से कांटेक्ट में थे या पढ़े थे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फैराडे लॉ पे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ सकता है। वो हुआ भी इस बार। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा, ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा आपका 5 फैराड। बैलेंस करोगे जब आप MnO4 माइनस को, तो इस तरीके से कहने का मतलब हुआ ए का, आप देखो कहाँ पे है, ए का हो जाएगा आपका सेकंड और बी का हो जाएगा आपका 5 फैराड, मतलब बी का हो जाएगा 4। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, इस तरीके से। चलिए ये पहला ही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके अंदर देखो पहला C1H3 का होल 5, इसके बाद जो लिखा हुआ है, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा, कहने का मतलब है पहले में देखो कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है, पहले में है आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपको पता होगा NO2 जो होता है ये उभयदंती लिगेंड होता है, एम्फिडेंट लिगेंड होता है। और बी के अंदर देखिए, बी के अंदर कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका इस तरीके से यहाँ पे आयनाइजेशन, और सी का हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और डी का हो जाएगा सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। कहने का मतलब आप मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे चले इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ 66। ये VSEPR के आधार पर इसका जवाब बहुत ज्यादा आसानी से दिया जा सकता है। इसके अंदर देखिए NH3 जो होता है ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, लास्ट वाले को देख लो SF6, ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। कहने का मतलब ये हुआ, इनको मैच करेंगे, पहले का आपका हो जाएगा फर्स्ट, और यानी कि इसके आधार पर हम कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा पहला। इस कर पे ध्यान दें, आपका माइनस में जाएगा स्लोट, मतलब
इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, इस सवाल को आपको सोल्व करेंगे। जब इस सवाल को आप सोल्व करेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये निकल के आएगा आपका -x आ जाएगा। आगे चले, इसके बाद 69 पे 69 के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसके अंदर किस प्रोसेस में आपकी एनोट्रोपी बढ़ रही है। तो देखिए, जब लिक्विड है आपका वो वेपरेट हो रहा है तो उसमें भी आपकी एनोट्रोपी बढ़ती है। ऑप्शन बी में आपकी एनोट्रोपी में कोई इफेक्ट नहीं और यानी कि बढ़ नहीं रही है। और ऑप्शन सी में अगर देखें आप, NaHCO3 यानी कि इससे गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है तो भी एनोट्रोपी बढ़ेगी। और अगले डी के अंदर आप देखें, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एनोट्रोपी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया होगा, निकाय की अव्यवस्था की माप, यानी कि उसका सिस्टम खराब हो जाना। तो इस तरीके से ए हो जाएगा इसका, और सी हो जाएगा, और डी हो जाएगा। चेक करिए कौन से ऑप्शन में A C D है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है इनमें से। देखिए, जो पहली रिएक्शन है वो भी रेडॉक्स की तरह काम करती है। आपका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जिसमें चेंज हो रहा है वो रेडॉक्स आपका। और फिर उसके बाद दूसरी जो है ये भी रेडॉक्स है, NCERT में लिखा हुआ है। और इसके बाद आप थर्ड में जाए वो भी रेडॉक्स है। और जो फोर्थ के अंदर आप देखेंगे ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। मैंने आपको 10th में भी पढ़ा रखा है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है क्वांटम नंबर के आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। क्वांटम नंबर का ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 11th क्लास में बार बार पढ़ते हैं आप लोग। और इसके अंदर डी का हो जाएगा आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि एन जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या आपकी कह लीजिए, इसका हो गया आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल। और जो सी है इसका हो गया आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल। और बी जो होगा इसका हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से यानी कह लीजिए कि आपका आंसर हो गया इसका डी का हो जाएगा 2। और यानी कि इसका उत्तर हो गया, आपका आंसर हो गया 2। आंसर 71 का आंसर है 2। आगे चलते हैं, इसके बाद 72 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। यानी कि किन आयन के लिए आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण मात्र है, वो समान होगा। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, फॉर्मूला बता रखा होगा √n और n+2 से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, बी एंड डी का मतलब यानी आंसर हो गया एक पहला। आगे चलते हैं, इसके बाद 73 पे इसमें लिखा गया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम आइटम्स इज इन। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके पीछे कोई जनरल साइंस में है नहीं। और इसमें लिखा हुआ है 4 मोल्स ऑफ हीलियम, यानी कि इसका आंसर हो गया 1। आगे चले, इसके बाद लिखा हुआ है मैम ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के आधार पे यानी अक्रिय युग्म प्रभाव के आधार पे भी किया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे लास्ट का जो एलिमेंट है PO, पोलेनियम। आगे चले, इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए, ग्लूकोज जनरली इनके साथ रिएक्शन करता नहीं है, एक तो सिर्फ रिएजेंट है और एक SO3 है। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि B और E, यानी आंसर हो गया B और E, यानी आंसर हो गया आपका 3। आगे चले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, ये जनरली रिएजेंट के आधार पे सोल्व हो जाएगा आपका, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 78 इसके अंदर कह रहा है कि इस कौन सी रिएक्शन में जो Kp और Kc इक्वल नहीं है। देखिए, बाकी सब रिएक्शन में Kp और Kc का मान इक्वल आएगा, क्योंकि डेल्टा n की वैल्यू सेम 0 हो जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन देखिए पहली PCl5 जिसमें PCl3 बन रहा है साथ में और क्लोरीन गैस बन रही है, तो इसके अंदर डेल्टा n का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली ही रिएक्शन आपकी आंसर होगी, यानी आंसर इसका 1 होगा, फर्स्ट होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी कि आंसर 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि फेलिंग रिएजेंट क्या के बारे में बताना आपको। देखिए, फेलिंग रिएजेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट Cu+2 भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया होगा CuO के बारे में, तो वही है ये। आगे चलिए, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 11th क्लास का बहुत ही आसान आ गया, थर्मोडायनामिक्स का बेहद आसान आ गया। ये देखिए, आइसोथर्मल को किससे मैच करेंगे, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लास्ट वाले को देख लो, एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां हीट का एक्सचेंज ना हो, मतलब आइसोथर्मल आपने पढ़ा होगा, समतापीय प्रक्रम, शब्दापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खैर 4, चौथा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, इसका आंसर हो गया बहुत जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके अंदर अगर देखें तो देखिए, जो इनकी स्ट्रक्चर है वो तो दोनों ऑक्टाहेड्रल होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जो होता है पहला वाला जो है CO NH3 का होल 6, वो तो आपकी
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग कर लेता है, दूसरा पेयरिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें कह रहा है कि कोई सॉलिड आपका सीधे वेपर में चेंज हो रहा है तो वो कौन सी प्रोसेस है। तो हमने आपको बताया सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए तो वो सब्लिमिनेशन होता है, मतलब ऊर्ध्वपातन होता है हिंदी में। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर ये कह रहा है कि जो पहला है उससे ये बन रहा है, दूसरे बी के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा रिएक्टेंट काम करेगा। तो देखिए जो पहला है उसके अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास ZnH2O, कहने का मतलब ये है वो ओजोन, इसके अंदर पहला जो चीज है आपकी वो कीटोन बना रही है, मतलब इस चीज को कौन बनाएगा आपका, ओजोन की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन पढ़ा होगा कि कीटोन में कन्वर्ट करता है, और ZnH2 डालते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन बनते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, ए का हो गया आपका 4 और बी का फर्स्ट हो गया आपका और सी का हो गया आपका इस तरीके से सेकंड, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ आप देखें ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। आगे चले, इसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है 2A से बनता है, रिवर्सेबल हो रही है रिएक्शन B+C, और इसके उसने मान दिया आपको Kc का और टेम्परेचर पे दे रखा कि A बराबर B बराबर C। इस तरीके से जब आप इसे सोल्व करेंगे, बेहद बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्यू के आधार पे, मतलब क्यू की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 1 से कम होती है, कभी 1 से ज्यादा होती है, कभी बराबर होती है, तो उसके आधार पे आप जवाब देंगे तो फाइनली आप कहेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी आपकी, मतलब 85 का आंसर हो जाएगा 3। आगे चलिए, इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 86 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये तो सोल्व, इसका आंसर Ce+4 एंड Yb+2, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 की तरफ, इसके अंदर कह रहा है कि ये जो है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि जो हमारे पास जो दिया है CO का होल 63+, ये एक होमोलैप्टिक है, और जो दूसरा दे रखा है वो हेट्रोलैप्टिक है। ये भी बात ठीक है इनकी। और जो अगला कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड के अंदर, वो कह रहा है कि भाई ये जो है इसमें एक तरह के लिगेंड है और दूसरे में 2 तरह के लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेहद आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, यानी कि ऑप्शन ए। आप इसमें पेपर में क्या टिक लगे उस पर ध्यान ना दे, जो बताया जा रहा है वो आपके करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, ये फेराडे के लॉ पे आ गया है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जब मैंने सोल्व किया तो इसका आंसर निकल के आया है 0.315। आगे चले, यानी इसका आंसर 2 है। आगे चले, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन एनसीईआरटी में साफ साफ ये रिएक्शन है, आप जाएंगे देखेंगे कि तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अंदर पहला है H3PO3, अगला है POCl3, यानी आंसर नंबर 4। आगे रिएक्शन करें, इसके अंदर देखिए आंसर हो जाएगा 38.04 जूल, यानी कि पहला हो गया इसका। और आगे चले 92 की तरफ, 92 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आपका आंसर 4 हो गया। आगे चले, मोर साल्ट का एक क्वेश्चन था, ये बहुत आसान था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से देखिए कितने क्वेश्चन दे रहा है। आगे चले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर अगर आप इसे सोल्व कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। देखिए 94 में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पाई बराबर CRT लगाओ और हो गया सोल्व, आंसर निकल जाएगा मेरे ख्याल में 310 डिग्री सेल्सियस। आगे चले, इसके बाद 95 के अंदर देखिए ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, सभी इनकरेक्ट होंगे, एक करेक्ट है, और इस ये करेक्ट कौन सा है, आपको पता होगा कि CO3 2- जो उसमें चार्ज इधर उधर घूमता है, मतलब उसकी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती है, यानी इसका आंसर 95 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चले, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ देखो NaCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब NaI को लेकर निकल जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा और फिर OH डाल दोगे। इस तरीके से रिएक्शन को जब आप करोगे तो लास्ट में हाफमैन ब्रोमाइड रूल लग जाएगा यहाँ पे, और आपके पास बन जाएगा पॉलीप्रोपिलएमीन, यानी आंसर हो जाएगा आपका पहला। आगे चले 97 की तरफ, देखिए इसके अंदर जीरो ग्रुप के बारे में जानकारी है, आपने होपफुली पढ़ा हो, तो देखिए इसका जो आंसर है वो सबसे पहले आपकी बात करें तो हो गया Cu2+, और उसके बाद आपका Al+3, यानी देखिए सबसे आगे B, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका A, इस तरह, यानी ये कह लीजिए कि इसका जो आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन करने के लिए तो सोल्व भी किया जा सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट ही बता दें, क्योंकि इसके अंदर लिख रहा है कि रिवर्सेबल प्रोसेस है और इसमें वर्क डन हो रहा है, तो फॉर्मूला माइनस का होता है, तो डायरेक्ट आंसर भी माइनस का ही आएगा। ये जानकारी
डायरेक्ट भी पता चल सकती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। आगे चले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 इक्विलिब्रियम का, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और इसका जब सोल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.717। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, आपने पढ़े होंगे, बनाने सिखाए आपको इंपेरिकल फॉर्मूला, और इसका आंसर हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उसके आधार पे ABC3 टाइप, इस तरीके से इसका आंसर 100 का हो गया 2। और इस तरीके से हम इस पेपर का जो एनालिसिस है वहीं पे समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो इस पर आधारित होगी कि आपकी अगर नंबर कम है तो आपको कैसे और कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, और अगर कितने नंबर हैं तो कितने नंबर पे आपका कौन सा कोर्स मिल सकता है, और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे।